आज का पहला प्रश्न है कि अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं। अनुच्छेद 14, 17 और 21, या फिर 14, 19, 21, अनुच्छेद 16, 17 या फिर 18, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है 14, 19 और 21 जो है वो स्वर्णिम अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि तीनों अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। 14 जो है वो समानता के अधिकारों से संबंधित है, 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है और 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां हैं। उद्योग संबंधी समिति, वाणिज्य संबंधी समिति, रक्षा संबंधी समिति या फिर कृषि संबंधी समिति। तो कूट के आधार पर इनको चयनित करना है। 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 2। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2। उद्योग और वाणिज्य से संबंधित जो समितियां हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं और रक्षा जो कृषि हैं ये जो हैं लोकसभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड और गोवा। तो अगर इनको सही सम्मिलित किया जाए तो कूट के आधार पर चयनित करें तो हरियाणा का जो गठन है वो 1966 में हुआ। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम जो है वो 1987 में हुआ, लेकिन ये फरवरी में हुआ मिजोरम की। गोवा की बात करें, गोवा भी 1987 में आया, लेकिन ये जो आया था मई में आया था। और नागालैंड की बात करें तो ये 1963 में आया था। इसलिए जो सही आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में से एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो कौन सा कथन सही है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है मतलब है कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता अगर राज्य इनका उल्लंघन करता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य जो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों को लागू करवा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड में के संविधान में ये फ्रांस के संविधान से इनको लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 43 बी, सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 39 ए, कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता। 48 ए, कृषि पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 50, सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि 48 ए जो है वह कृषि पालन से संबंधित नहीं है, क्योंकि कृषि पशुपालन जो है वो आपका अनुच्छेद
48 है, ठीक है। और 48A में जो है वो वन और वन्य जीव की रक्षा दी गई है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है और आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट वर्ष 1989 में जारी की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मतलब केवल एक, मतलब पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है, ठीक है, कि साइलेंट स्प्रिंग जो है वो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है और यह पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग जो है इसके लेखक जो है एक अमेरिकी लेखिका हैं जिनका नाम है रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक जो है 1962 में प्रकाशित हुई थी। और अगर बात की जाए और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है इसी को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसी को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED, मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1989 में नहीं 1987 में जारी की गई थी, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थानों पर बदलता रहता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी नीचे, समुदाय गतिकी, अनुक्रमण या फिर शियर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, शियर। समुदायों का जो पूर्णक्रम जो है एक निश्चित स्थान पर बदल जाता है उसी को शियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कभी कभी किसको कातिल झील के नाम से झील कातिल भी कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वर्षा के जल के साथ अम्ल के मिश्रण को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का जो pH मान जो है 4 से कम हो जाता है, 4 से जब कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य स्रोत जो है वो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वर्षा के जल के साथ संयोजित होकर H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल बनाता है और अम्ल वर्षा को ही इसीलिए इसे कातिल झील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट या इकोलॉजिकल क्रेडिट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्बन फुटप्रिंट। बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीचे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि एपिको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन। जो इसका सही सम्मेलन है वो है एपिको आंदोलन जो है पांडुरंग हेगड़े ने चलाया। चिपको आंदोलन जो है वो चंडी प्रसाद भट्ट ने चलाया। ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो है वांगारी मथाई ने, और पृथ्वी सम्मेलन जो है एजेंडा 21 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि टेक्साल, केवलार, चमड़ा और खुर। तो कौन सा जो है वो सही सम्मिलित है? तो इसका सही सम्मेलन जो होगा वो है टेक्साल जो है वो एक कैंसर रोधी दवा है, केवलार जो है संश्लेषित रेशा है, चमड़ा जो है प्राकृतिक बहुलक है और खुर जो है
वो एक प्रकार के प्रोटीन है। तो इसका सही जो आंसर है इसका भी डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से एक को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर वसा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो पचाने वाला एंजाइम नहीं है। सेल्यूलोज क्योंकि पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रोटीन, स्टार्च और वसा को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला रोग है। मिक्सडमा, जड़ मानवता, क्वाशियरकोर या फिर घेंघा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जड़ मानवता। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता रोग हो जाता है। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 अभिलेख है और सूची 2 में शासक से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि देवपाड़ा अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख या एरर स्तंभलेख। जो इसका सही सुमेलन है वो है देवपाड़ा अभिलेख जो है वो विजय सेन से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोवर्मन से संबंधित है। और एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। और इसी अभिलेख में भारत में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बृहत संहिता, वाराहमिहिर, हर्षचरित, वाणभट्ट, अष्टाध्यायी, विशाखदत्त, काव्य मीमांसा, राजशेखर। जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो विशाखदत्त नहीं है, उसके लेखक पाणिनि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान सूचियां हैं, इनको सुमेलित करना है कि कौन सा स्थान जो है वो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन कोटदीजी, बनावली, लोथल या फिर आलमगीरपुर। जो इसका सही सुमेलन है वो आपका है कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। लोथल जो है भगवा के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन प्राचीन नाम और नदियों के आधुनिक नामों में सुमेलित करना है कि वितिस्ता, सुतद्रि, सुसोमा और परुषणी। जिसका सही जो आंसर है वो है वितिस्ता का जो नाम था प्राचीन नाम, जो वर्तमान नाम है वो है आपका झेलम। सुतद्र का जो नाम है वो आपका सतलज, परुषणी का रावी और सुसोमा का सोहन। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह नगरीय सभ्यता थी और परिवार मात्र सत्तात्मक था और लोग लोकांशे और लोहे से परिचित थे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहे और कांसे से परिचित नहीं थे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए कि युद्ध से संबंधित उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था। आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड क्लाइव, आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली, आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा लॉर्ड वेरेलस्ट और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स। तो है सही युग्मों का चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है, क्योंकि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से 74 तक, 67 से 64 जो है, इस युद्ध में पहले मैसूर युद्ध में जो था वो वेरेलस्ट था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में
वेले जली था। 99 वाले युद्ध में वेले जली था। 1790 से 92 के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो था कार्नवालिस थे। और तीसरे एंग्लो मैसूर जो है 1780-84 की जो लड़ा गया था दूसरा, उसमें जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, 2 और 4। 2 और 4। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। गुरु नानक देव ने, अमरदास ने, अर्जुन देव ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरु का लंगर और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है वो गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद जी का जन्म 21 मार्च 1504 को हुआ था और इनका निधन जो है 29 मार्च 1552 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत परिषद अधिनियम 1909 बजट पर बहस करने का अधिकार, भारत परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा बजट पर बहस का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर बहस का अधिकार जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1821 में हिंदी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया और 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो जो है वो सही है, क्योंकि संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है 1821 में हुआ था, लेकिन यह हिंदी भाषा में नहीं थी, यह जो है बांग्ला भाषा में थी। यह जो थी बांग्ला भाषा में थी। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से, महास्थान अभिलेख में, या फिर उदयगिरि अभिलेख में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एरण अभिलेख से। जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ठीक है, एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त का है, यहीं से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। महास्थान अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और उदयगिरि अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है एडम स्मिथ, जॉन मैडान कीन्स, गुरनार मेडल, या वी.एस. मिन्हास? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जॉन मैनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न है, जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्मदर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है? कि प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, द्वितीय अवस्था में। अगला प्रश्न है कि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय, कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? 1990, 1995, 2010 या 1997? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1997। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से जारी किया जा रहा है। जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है एक समग्र सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र संख्या 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। और मानव निर्धनता सूचकांक तो मानव निर्धनता सूचकांक की अगर बात करें, मानव निर्धनता सूचकांक की अगर बात की जाए, मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वो ऑलमोस्ट 1990 से जारी किया जा रहा है, ठीक है। और मानव निर्धनता सूचकांक जो है उसे 1997 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूची को सुमेलित करना है कि एल्युमिनियम, तेल शोधन, रेल डिब्बा, पोत निर्माण, तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के लिए जो है वो मूरी प्रसिद्ध है, मूरी प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए मूरी, और मूरी जो है वो आपका झारखंड में है। तेल शोधन के लिए बरौनी प्रसिद्ध है, बरौनी जो है, ठीक है, बरौनी प्रसिद्ध है। रेल डिब्बा जो है और कपूरथला, और पोत निर्माण जो है विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। इसलिए 28 का जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 2002, 2000, 2004 या फिर 2003? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2002 के अधिनियम के अनुसार, 2002 के अधिनियम के अनुसार 14 अक्टूबर 2003, 14 अक्टूबर 2003 को इस आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, समिति उनसे क्षेत्रों से संबंधित है कि नायक समिति, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, मीरा सेठ समिति या राकेश मोहन समिति? तो इनका संबंध किस क्षेत्रों से है? तो इसका सही जो आंसर सुमेलित है वो आपका नायक समिति जो है वो लघु उद्योग से है, अर्जुन सेनगुप्ता समिति जो है असंगठित क्षेत्र से है, मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा से है, और राकेश मोहन समिति आधारिक संरचना वित्तीयन से संबंधित है। इसलिए इसका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई और भारत में एसईजेड नीति वर्ष 2000 में बनाई गई। तो कौन सा जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स में शामिल हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 50 ब्लू चिप कंपनियां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 30 ब्लू चिप कंपनियां, बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां और एनएसई की 50 ब्लू चिप कंपनियां। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? धान, अजोला, तिलहन, अजिटोबैक्टर, तलहन, राइजोबियम और सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि प्रजाति और फसलों से संबंधित हैं कि पूसा वैभव, लूनीश्री, सोनारा 64, पूसा जय किशन। जिसका सही जो आंसर है कि पूसा वैभव जो है
वो एक मसूर की किस्म है। लूनी श्री जो है वो धान की किस्म है। सोनारा 64 गेहूं की किस्म है। और पूसा जय किशन जो है वो सरसों की किस्म है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने से ठीक पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? ऑप्शन है कन्नौज, बदायूं, आगरा और जौनपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बदायूं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का लेखक भरावी किस वंश के दरबार से संबंधित था? राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य या फिर चोल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है पल्लव। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। और पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं उनका नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि वंश उनके काल से जुड़ा हुआ है। तुलु वंश, संगम वंश, अराविडु वंश और सालू वंश। जो इसका सम्मिलित है कि तुलु वंश जो है वो 1505 से लेकर 1570 तक है। से लेकर 1570 तक है। संगम वंश जो है 1336 से लेकर 1485 तक है। अरवैड वंश जो है वो 1570 से 1650 तक है। और सालू वंश जो है 1485 से 1505 तक है। इस प्रकार से सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन है। ग्लूकोसन, इंटरफेरान, ग्लिप्टाइटस या फिर कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इंटरफेरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, माइक्रोफोन, सितार या फिर डायनमो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सितार। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या फिर परावर्तन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, परावर्तन। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 और सूची 2, उद्योग और केंद्र कि एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और जूट। एल्युमिनियम के लिए जो है वो जेके नगर है। तांबा के लिए मलाज खंड है। जस्ता के लिए टुंडू है। और जूट के लिए भाटपाड़ा है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मुहाना शीत ऋतु में जमता नहीं है? ओब, आमूर, एनसी या फिर लीना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कि ओब, एनसी, लीना, ओब, एनसी और लीना जो हैं वो आर्कटिक सागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। जबकि आमूर नदी जो है वो चीन और रूस के बीच सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है?
बैकाल, तुसोमरोरी झील, टिटकाका झील या फिर पैंगोंग झील। इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पैंगोंग झील। पैंगोंग झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पैंगोंग झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? अजरबैजान, इजराइल, साइप्रस या फिर लेबनान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अजरबैजान। क्योंकि भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित होने वाली जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और वर्षा शीत ऋतु में होती है। इस जलवायु का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के मध्य के पश्चिम भागों में पाया जाता है। जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, साइप्रस और तुर्की में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और अजरबैजान जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की होम स्टिक के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, लोहा या फिर सोना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सोना। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में डकोटा राज्य में होम स्टिक खान जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? किरबाती, कोलंबिया, तंजानिया या फिर मालदीव। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तंजानिया। तंजानिया जो है विषुवत रेखा पर नहीं है, जबकि किरबाती, कोलंबिया, मालदीव विषुवत रेखा पर स्थित देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार प्रयागराज के आसपास था? ऑप्शन है वत्स, सूरसेन, काशी या फिर मल्ल। जो था वत्स प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका विस्तार प्रयागराज के आसपास रहा है और इसकी राजधानी जो थी वत्स की वो है कौशाम्बी। इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी है, जो बौद्ध और जैन धर्मों के दोनों का एक केंद्र था। और कौशाम्बी जो है या कहें वत्स राज्य जो था अपने सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, महाजनपद उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न है कि सूरसेन, कुरु, मल्ल और काशी। जो इसका सही सुमेलन है, सूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा रही है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मल्ल की कुशीनगर और काशी की वाराणसी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी स्थान पर गंगा से मिल जाती है और राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी में मिल जाती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, कि केवल एक। क्योंकि गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। राप्ती नदी नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलगिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलकर पहले दक्षिण में फिर पश्चिम में बहती है। उसके बाद एक बार पुनः दक्षिण की ओर बहने के बाद यह बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिले में बहती हुई देवरिया के बरहज के पास घाघरा में मिल जाती है। कहाँ पर? देवरिया में घाघरा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है राप्ती नदी की 640 किलोमीटर है और राप्ती नदी के उत्तर की ओर से रोहिणी नदी आकर मिलती है जो इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।